हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग ईवीएस से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के टाइम में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक और शेयर कर दें। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें जो पहला टॉपिक है वो दिया है पारिस्थितिकी तंत्र। इसके अंतर्गत है कि सजीव और निर्जीव घटक। देखिए क्या कह रहा है कि सजीव और निर्जीव घटक लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए सजीव और निर्जीव जब घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आगे दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र जलीय हो या स्थलीय उसकी संरचना दो घटकों से मिलकर ही बनी होती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है या वो जलीय हो या स्थलीय उसकी जो संरचना होती है वो दो घटकों से मिलकर ही बनती है, सजीव घटक और निर्जीव घटक। अब हम लोग देखते हैं सजीव घटक क्या होते हैं और निर्जीव घटक क्या होते हैं। तो इसमें दिया है सजीव घटक। सजीव घटक में दिया है कि सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, ठीक, वो सब आते हैं। क्या क्या आते हैं? तो पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी, मनुष्य और सूक्ष्म जीव आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण मतलब आहार का कार्य करते हैं। जो ये घटक हैं ये एक दूसरे के लिए, जैसे पेड़ पौधे हुए, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सारे जो है एक दूसरे के लिए पोषण या आहार का काम करते हैं। तो जो पोषण के आधार पर सजीव घटकों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो पोषण के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या है। पहला दिया है उत्पादक। उत्पादक में क्या कह रहा है कि जो सजीव घटक हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं और उनको जो क्या उत्पादक भी कहा जाता है। जैसे क्या? जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या हुए? जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या हुए? वो उत्पादक हुए। इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए ये जो है स्वपोषी हुए, इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। आगे दिया है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक, मतलब उत्पादक क्या हुए? हरे पेड़ पौधे हैं, तो जो हरे पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाते हैं या उन पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें क्या? परपोषी भी कहा जाता है। जैसे कोई दूसरा भोजन बना रहा, पेड़ पौधे दूसरा मतलब भोजन बना रहे हैं, उसको हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या हुए? परपोषी हुए। तो वही ये कह रहा है कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें परपोषी भी कहते हैं। और उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार में, मतलब 3 भागों में बटे हुए हैं या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रथम चरण उपभोक्ता। तो पहले चरण देखिए, प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत क्या दिया है? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, जैसे कौन? जैसे गाय हुई, बकरी, हिरण, खरगोश, ये सब जो हैं वो सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे है कि द्वितीय चरण उपभोक्ता। द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन कौन हुए? देखते हैं। जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वो क्या? वो द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कौन? शेर, चीता, भेड़िया, ये सारे जो हैं क्या होते हैं? द्वितीय चरण के उपभोक्ता होते हैं। तो प्रथम चरण में जो है वो जो सीधे जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक
को खाता है या सीधे उत्पादक पर निर्भर रहता है, वो प्रथम हुआ। और जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में खाता है या उन पर निर्भर रहता है, तो वो द्वितीय चरण उपभोक्ता होगा। ठीक, इसमें देखिए दिया है कि मेढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। तृतीय चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत देखते हैं, दिया है तृतीय चरण के उपभोक्ता में कि इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात जो शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव जो होते हैं, वो क्या, वो तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे कौन? जैसे गिद्ध हुआ, बाज हुआ, चील हुआ, सांप और कौवा, ये सारे जो तृतीय जैसे द्वितीय चरण के जो जानवर हैं, उनको जो मर जाने के बाद उनकी मृत अवस्था में खाते हैं जो जंतु जीव, वो क्या कहलाते हैं? वो तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे दिया है जो तीसरा था उसमें क्या है? अपघटक। अपघटक के अंतर्गत क्या दिया है कि जो प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत और सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे क्या? जैसे हुआ बैक्टीरिया, कवक, ये सब जो क्या हैं, ये सड़ी गली वस्तुओं को खाकर अपना पोषण मतलब प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हुए? मृत शरीर से पोषण लेने के कारण इन्हें क्या, मृतपोषी भी कहा जाता है। तो जो अपघटक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मृतपोषी भी कहा जाता है। ठीक, तो क्या होगा? जो देखिए ये तीन होते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्पादक या फिर स्वपोषी कहा जाता है। और दूसरा था कि उपभोक्ता। तो जो स्वपोषी, देखिए जो उत्पादक को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं या उन पर निर्भर होते हैं, उनको क्या, उनको उपभोक्ता कहा जाता था। उपभोक्ता को परपोषी कहा जाता था। और तीसरा है अपघटक। अपघटक में क्या है कि जो सड़ी गली वस्तुओं को खाकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो परपोषी होते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। तो इनमें क्या क्या, बैक्टीरिया है, कवक है, ये सारे जो है आते हैं वो अपघटक में। और उत्पादक में क्या आते हैं? जो अपना भोजन स्वयं, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी हुए, वो उत्पादक में आते हैं। और उपभोक्ता में है कि जो उनको खाते हैं, जैसे क्या, जैसे जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं या जो स्वपोषी होते हैं, जो उन पर निर्भर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो उपभोक्ता। जैसे क्या, भेड़, बकरी, ये सब जो हैं ये क्या होंगे? ये सब उपभोक्ता होंगे। आगे है, अगला देखते हैं निर्जीव घटक। निर्जीव घटक के अंतर्गत क्या दिया है कि पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल है। इसके अंतर्गत चट्टानें, मिट्टी, पानी और जलवायु आदि आते हैं। निर्जीव घटक के अंतर्गत दिया है निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो मेन भूमिका निर्जीव घटक की भी होती है, क्योंकि देखिए क्या है इसमें स्पष्ट दिया है कि पर्यावरण के जो निर्जीव घटक हैं वो क्या, उनके अंतर्गत क्या क्या, स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या, चट्टान, मिट्टी, पानी और जलवायु, ये सब भी आते हैं। और निर्जीव घटक के कारण ही हम सजीवों का क्या होता है, बेहतर ढंग से विकास हो पाता है। और किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या, वो प्रभावित हो सकती है, असंतुलित हो सकती है। आगे दिया है ऊर्जा। ऊर्जा के अंतर्गत क्या दिया है कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उन्हें क्या, उत्पादक कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? देखिए कि जो ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत है वो सूर्य माना जाता है और पौधे जो सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। आगे है उपभोक्ता। उपभोक्ता का देखिए यहाँ भी दिया है, शाकाहारी पौधों को खाते हैं और वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों का भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता है और कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी विलीन हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं, दिया है ऊर्जा संशोधन का वर्गीकरण। इसके देखिए क्या क्या है
किस किस आधार पर जो है ऊर्जा के संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए नवीनीकरण के आधार पर जो ऊर्जा का वर्गीकरण है वो क्या है, नवीनीकरण, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा होती है। देखते हैं ये ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनकी उपलब्धता बनी रहती है और जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जैसे क्या, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ये सब किस में आते हैं, नवीकरणीय में आते हैं, ठीक। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन हुए। लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों में देखते हैं क्या दिया है, इनमें दिया है कि ये ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाए जा सकते। उनमें क्या क्या आते हैं, उनमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित होते हैं, जैसे कोयला हुआ, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम। ये सब जो है फिर से नहीं बनाए जा सकते। एक बार अगर ख़त्म हो गए तो इनको फिर से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, बायोमास, बायोगैस, इन सबको हम क्या, इन सबका जो नवीकरणीय हो सकता है, नवीनकरणीय हो सकता है, ठीक, इनको फिर से बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में क्या क्या दिया है, देखते हैं। दिया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन हैं और जीवाश्मी ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग सकते हैं या लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन वे पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनमें क्या है, उनमें जीवाश्मी ईंधन है और जो जीवाश्मी ईंधन है इनका निर्माण कई वर्ष मतलब लग जाता है इनके निर्माण में, और उनका जो नवीकरणीय होता है, नवीनीकरण होता है, वो नहीं हो पाता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष होते हैं जो बहुत वर्ष पहले जीते थे और अब जो है जीवाश्म ईंधन वे पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे, वो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आते हैं। जीवाश्म ईंधन में देखिए दिया है कोयला। कोयला है कि ये एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती हैं। तो जो कोयला है वो एक क्या है, वो एक ठोस पदार्थ है और जो कोयले की खान है वो कहाँ कहाँ मेन जो है वो कहाँ कहाँ, बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद, इन सारे जिलों में, इन सारे नगरों में पाई जाती है। आगे दिया है तेल। तेल के अंतर्गत दिया है कि ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात व असम के डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। जो तेल है वो क्या है, वो एक द्रव धातु है। कोयला क्या है, ठोस पदार्थ है। और भारत में तेल जो है वो पश्चिमी तट पर और राजस्थान, गुजरात, असम के डिगबोई, इन सारे क्षेत्रों में तेल अधिकता में पाया जाता है। आगे है जीवाश्म ईंधन में आता है, देखिए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के अंतर्गत क्या दिया है कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। क्या, प्राकृतिक गैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। खाना पकाने में प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक, और यह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। आगे दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यातायात, सीएनजी। देखिए सीएनजी कंप्रेस नेचुरल के वाहनों में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए दिया है कंप्रेस नेचुरल गैस वाहनों के प्रयोग में लाई जाती है, जैसे क्या, बस, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों में, ठीक। सीएनजी का जो मुख्य संघटक है वो क्या है, जो मुख्य संघटक है वो मीथेन गैस होती है। सीएनजी का जो मुख्य संघटक है वो क्या है, मीथेन गैस है। देखिए ध्यान दे दीजिए, यहाँ सीएनजी दिया है और एलपीजी दिया है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जो है पूछा जा सकता है। देखिए दिया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत थे उनमें, अब आगे दिया है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो इसमें दिया है ये नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं।
आगे दिया है सौर ऊर्जा, जो गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं उनमें दिया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अंतर्गत क्या दिया है कि सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति देखिए क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है और यह प्रदूषण रहित होती है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है। आगे दिया है सौर सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपग्रहों, संचार तंत्रों, ट्रैफिक सिग्नलों, खिलौनों आदि में किया जाता है। तो जो सौर ऊर्जा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मानी जाती है और यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। और ये जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा, ये प्रदूषण रहित ऊर्जा मानी जाती है। सौर सेल के निर्माण में जो सिलिकॉन पदार्थों का यूज किया जाता है, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक है जो पदार्थ को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खिलौने, ट्रैफिक सिग्नल, संचार तंत्र, इन सब में किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है ऊर्जा। ऊर्जा के अंतर्गत क्या दिया है कि वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम हुआ है। आगे दिया है कि वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, तो वायु का जो पारंपरिक रूप से घरेलू कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक, और वायु की जो गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। आगे देखते हैं, आगे दिया है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत क्या दिया देखते हैं। जल विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत दिया है कि गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे क्या, उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं या जल विद्युत कहते हैं। तो जो गिरते हुए, जैसे झरनों से गिरते हुए जो जल की स्थितिज ऊर्जा है या फिर बहते हुए, देखिए जो दिया क्या, गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा और बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उन्हें जल विद्युत कहा जाता है। आगे दिया है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या दिया है, ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत दिया है कि ज्वारीय शक्तियाँ या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा होती है और समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो समुद्र की जो लहरों या सागर की जो लहरों से उत्पन्न ऊर्जा होती है वही ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो इसको किसमें, समुद्र में जो आने वाले जो ज्वार भाटा होते हैं उनकी ऊर्जा को टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में कन्वर्ट कर लिया जाता है। आगे दिया है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या दिया है, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है उसे क्या, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे फिर दिया है बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत दिया है कि बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है और बायोमास ऊर्जा के क्या हैं, स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए क्या, जैसे गन्ने की खोई हुई, धान की जो भूसी होती है, अनुपयोगी लकड़ियाँ होती हैं, ये सब क्या, देखिए इसमें दिया है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है वो भी क्या है, देखिए यहाँ दिया है, देखिए क्या कह रहा है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण, इसके अंतर्गत क्या दिया है देखते हैं। इसके अंतर्गत दिया है कि खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में जो ऊर्जा या एनर्जी का केवल 10% भाग ही एक
पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है और ये नियम लिंडमान का 10% का नियम कहलाता है। क्या है? खाद्य श्रृंखला में जो भोजन के रूप में ऊर्जा होती है या एनर्जी होती है, केवल उसका कितना 10% भाग ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है। ये जो रूल है ये लिंडमान का 10% रूल कहलाता है। आगे दिया है कि जब जानवर पौधों का उपभोग करते हैं तो भोजन में लगभग 10% ऊर्जा जो है वो जानवरों के मांस में समा जाती है, जो अगले पोषी स्तर के लिए उपलब्ध होती है। ठीक, अगले पोषी स्तर मतलब मांसाहारियों के लिए उपलब्ध होती है। आगे इसी में दिया है अगला पॉइंट कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार क्या है? ये जो 10% का नियम है इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक पोषण स्थल में केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्थल में पहुंचती है। देखिए क्या कह रहा कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण है उस जो 10% का नियम है उसका वो यही कहता है कि प्रत्येक पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चौथे पोषण स्तर पर 7 किलो जूल ऊर्जा है तो तीसरे पोषण स्तर पर 70 किलो जूल ऊर्जा होगी और दूसरे पोषण स्तर पर अगर 700 किलो जूल ऊर्जा होगी तो पहले पोषण स्तर पर यानी उत्पादक स्तर पर कितना 7000 किलो जूल ऊर्जा होगी। ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि प्रत्येक पोषण स्तर में कितना केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे होगा कि अगर मानिए कि अगर जो चौथा पोषण स्तर है अगर उसका 7 किलो जूल ऊर्जा है तो जो उससे पहला रहा होगा तीसरा रहा होगा उसका कितना 70 किलो जूल ऊर्जा होगी और जो दूसरा पोषण स्तर है अगर उसका 700 किलो जूल ऊर्जा है तो पहले में क्या होगी, मतलब जो उत्पादक होगा जो उसको पहला होगा स्तर वो क्या होगा, पहला पोषण स्तर उसको कितनी 7000 किलो जूल ऊर्जा होगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है एक पोषणज स्तर से दूसरे स्तर मतलब दूसरे स्तर तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। ठीक, आगे दिया है अगला दिया है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत दिया है कि पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है। क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, लोक तार और ग्रीस बनता है। ठीक, तो जो कच्चा तेल होता है वो ज़मीन से निकलता है। कैसा होता है ये? गहरे रंग का या गाढ़ा रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है, जिसको रिफाइन किया जाता है तब हमारे जो यूज़ में आते हैं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या फिर जो वायुयान में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल होते हैं, एलपीजी, इन सबको बनाया जाता है। आगे दिया है अगला पॉइंट कि भारत के तेल क्षेत्र वाले राज्य जो हैं उनमें कौन कौन राज्य आते हैं। उसमें आता है असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र मतलब मुंबई हाई, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो है भारत के तेल क्षेत्र में आने वाले राज्य होते हैं। आगे दिया है कि असम के डिगबोई क्षेत्र, नहरकटिया क्षेत्र, मोरन हुग्रिजन क्षेत्र आदि जो है प्रमुख तेल क्षेत्र माने जाते हैं। ये असम के क्षेत्र हैं। कौन? असम। देखिए क्या कह रहा, असम के डिगबोई और नहरकटिया क्षेत्र, मोरन हुग्रिजन क्षेत्र, ये सब जो है मेन ऑयल के जो है एरियाज माने जाते हैं। आगे दिया है अगला पॉइंट, सबसे अधिक तेल का उत्पादन 3 राज्यों में होता है। किस किस में? असम में होता है, गुजरात में और राजस्थान में। ये जो क्षेत्र होते हैं मिलकर तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग कितना 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। सबसे अधिक जो तेल का उत्पादन माना जाता है वो 3 राज्यों में, असम, गुजरात और राजस्थान। और यही जो क्षेत्र हैं ये मिलकर कितना तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं गैस। गैस के अंतर्गत क्या दिया है कि द्रव्य से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है।
आगे कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है। देखिए क्या, उस समय सबसे धीमी होती है कब? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है और तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। तो जो द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण कहलाती है। और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उस समय सबसे कम होती है जब सतह क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों में कमी होती है। तब क्या होती है, वो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे धीमी मानी जाती है। और जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है और तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। आगे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सारी जो गैसें हैं ये क्या हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं और ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, आगे देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। जो एटमॉस्फियरिक गैसेस हैं उनको देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। किससे किससे बना है, ये देखिए दिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। नाइट्रोजन जो है वो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग कितना, 78%। और ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो 21% पाया जाता है। और जो वायुमंडल में आर्गन की मात्रा है वो 0.93% है। आगे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो जो मेन जो भूमिका निभाती हैं वो दो गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं वायुमंडल में, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनका परसेंटेज कितना होता है, बस आप लोग इतना देखिए, नाइट्रोजन का 78% माना जाता है और ऑक्सीजन का जो 21% है, आर्गन का कितना 0.93% और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.03% मानी जाती है। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ग्रीन हाउस गैस में, कि जो ग्रीन हाउस गैस है बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती हैं। ठीक, इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है और पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। आगे दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है और यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र को बदलता है। यही क्या, ग्रीन हाउस गैसें ही जो है मौसम चक्र को बदलती भी हैं। आगे कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होंगी पृथ्वी की सतह का तापमान भी उतना अधिक बढ़ेगा। इसी वजह से इन सभी गैसों को मिलाकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं वातावरण में जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन गैस मानी जाती है, ग्रीन हाउस गैस। मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरोनोकृति गैसेज हैं। ठीक, आगे देखते हैं मानव द्वारा जो निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें देखते हैं जो मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आता है, परफ्लोरोकार्बन आता है। ठीक, आगे देखते हैं सल्फर हेक्साक्लोराइड भी आता है, किसमें, मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित या जैसे ग्रीन हाउस गैसों में आता है। कौन कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। आगे दिया है
ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के जो प्रमुख कारण है वो क्या क्या हैं? तो उनमें है औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, उपभोक्तावादी संस्कृति है और वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं है और वनों का विकास। ये सब किस में आता है? वनों का जो विनाश है, देखिए विकास, सॉरी मैंने विकास बोला, इसमें दिया है। देखिए क्या क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं उनका जो मेन कारण है वो क्या है? औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, उपभोक्तावादी संस्कृति है और वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है वो है, और वनों का विनाश। ये सब मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का। आगे है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के अंतर्गत क्या दिया है, इसको देखते हैं। अम्ल वर्षा के अंतर्गत दिया है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जो नमी उपस्थित है उससे मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, और वर्षा जल के साथ ये एसिड भूमि पर आ जाते हैं, जिससे क्या आँखों और त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी क्या नुकसान होता है इनसे, और संगमरमर की जो इमारतें होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, जिसे स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है किससे? अम्ल वर्षा से, एसिड रेन से, वो नॉर्वे है। नॉर्वे जो वो सबसे अधिक एसिड रेन से प्रभावित देश है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नॉर्वे जो है वो क्या सबसे ज़्यादा एसिड रेन से प्रभावित देश माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।